अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद। वेलकम टू ISF Academy. Today we are going to discuss the difference between Rutherford atomic model and Bohr atomic model. इन दोनों साइंटिस्ट ने मॉडल्स दिए। सबसे पहले रदरफोर्ड ने मॉडल दिया एटम का कि एटम किस तरह हो सकता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कुछ डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स, उन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बोहर ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, एक नया जो है मॉडल दिया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था, और ये डिफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक छोटा सा टेबल है पेज के ऊपर, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला और बिग डिफरेंस ये है कि ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी थी, ये सिर्फ मैं रीडिंग नहीं कर रहा, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हर एक पॉइंट को समझ के आगे चलें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आप रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है ये डिपेंड कर रही थी, यानी कि इसने ये इन्हसार कर रही थी, बेस थी किसके ऊपर, क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी और जो है क्वांटम थ्योरी, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम। इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जो क्लासिकल टर्म यूज़ होती है ना, वो यूज़ होती है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल में जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स, एंजाइम वगैरह आते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। उस लेवल पर स्टडी जो की जाती है उसको हम कहते हैं क्लासिकल स्टडी या क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल मॉडल। इस तरह से आप क्लासिक लफ्ज़ को जो है ना हम यूज़ करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। किन के लिए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। अब यहाँ पे आपने एक याद कर लेनी है, दूसरी बिल्कुल उसके उलट लिख देनी है, ठीक है। तो जो आपकी बोहर एटॉमिक थ्योरी है ये डिपेंड करती है क्वांटम थ्योरी पे, क्वांटम थ्योरी पे। और जो है क्वांटम का फिर अगर ये मैक्रो MAC बड़े मॉलिक्यूल को डील करती है तो ये छोटे मॉलिक्यूल यानी कि माइक्रो लेवल पर जो है ना स्टडी ये करेगी, ठीक है। तो जो थी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी वो बेस कर रही थी क्लासिकल थ्योरी पे, और जो है बोहर एटॉमिक थ्योरी वो डिपेंड कर रही थी, बेस कर रही थी किस पे? क्वांटम थ्योरी पे। नेक्स्ट पॉइंट ये था, ये डिफरेंस है इनके अंदर कि रदरफोर्ड ने, इसको ध्यान से समझना है कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये है पॉजिटिव चार्ज, इसके गिर्द इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही ये रैंडमली पड़े हुए हैं, कोई इसमें जो है ना वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये राउंड कर रहे हैं। सिर्फ इसने ये कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। बट बोहर सेज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। इसने कहा इस तरह से नहीं है इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, इसके गिर्द क्या हैं? शेल्स हैं, ठीक है। ये जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसने जस्ट कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो ये नहीं है कि फिक्स हैं, जहाँ भी पड़े हैं वो रैंडमली पड़े हैं। बट इन बोहर एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, यानी ये इसकी एनर्जी और है, इसकी एनर्जी और है, जैसे जैसे मतलब शेल चेंज होगा एनर्जी उसकी चेंज होगी। तो ये जो अगला पॉइंट है रिलेट है पिछले पॉइंट से, जो मैंने आपको समझा दिया है कि इसने कहा था कोई ऑर्बिट नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा देयर इज नो ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बिखरे पड़े हैं लेकिन वो घूम रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर
कि ऑर्बिट एंगुलर यानी कि घूमते हैं दायरे में, और उसका कोई ख़ास एंगुलर मोमेंटम भी है जो हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा। नो आइडिया ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट का कोई आइडिया नहीं दिया। ऑर्बिट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है, मीन्स ये है कि वो ऑर्बिट यानी कि सर्कल के अंदर ऑलमोस्ट घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि हमने ये पढ़ा था कि बोहर ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करते हैं, और हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने ये इसका पढ़ा भी था कि कैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिसकंटिन्यू या लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स अगर खारिज करते हैं एनर्जी मुसलसल इमिट करते हैं तो उनको मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट ऐसा नहीं था। हमने फिर नेक्स्ट रदरफोर्ड के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा जिसमें उसने प्रूव किया कि एटम कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज नहीं करते, इसलिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाते बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, लास्ट वन यही कि नेगेटिव चार्ज हैं ये, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर। नेगेटिव यूनिवर्सल रूल है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव यानी सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका डिफेक्ट था। इसी तरह से एटम, मतलब इसका लास्ट वन है एटम शुड कोलैप्स, मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव अगर ये इनकी कोई फिक्स जगह नहीं है तो ये पॉजिटिव के अंदर आके गिर जाना चाहिए, जिससे एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, एटम का वजूद नहीं रहेगा इस तरह से। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर कि ये फिक्स ऑर्बिट में है, जब तक ये अपने ऑर्बिट में रहेंगे ये ना एनर्जी खारिज करेंगे ना एनर्जी ये लॉस करेंगे, तो इस तरह से एटम शुड एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू बोहर एटम शुड एग्जिस्ट। तो ये ऑलमोस्ट 5 डिफरेंस थे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 2 लिखने हैं सिर्फ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये 5 के 5 लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है वो आप तक हर आने वाली वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।